आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में नेताओं की जुबानी जंग लगातार जारी है और इसमें जुबान में जहर भी घोल रही है कई लोगों की जुबान। अभी आरजेडी कोटे के मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस वाले बयान पर अभी भी घमासान जारी है। और इसी बीच जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के एक भड़काऊ बयान ने सियासत की आग में घी डालने का काम किया है। हजारीबाग की एक रैली में बलियावी ने मंच से कह दिया कि वे शहरों को करबला बना देंगे अगर उनकी आका की इज्जत पर कोई हाथ डालेगा। हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। सुना आपने, शहरों को करबला बना देने की धमकी देते ये कोई मौलवी या मौलाना नहीं है, ये जेडीयू के नेता हैं जो सांसद और एमएलसी तक रह चुके हैं। इन्होंने कई बार संविधान की शपथ ली होगी, लेकिन अब शहरों को करबला बना देने की धमकी दे रहे हैं। बलियावी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। बलियावी ने बयान हजारीबाग की एक रैली में दिया, ये आरोप लगाते हुए कि जब बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने इस्लाम के खिलाफ विवादित बयान दिया तो खुद को सेकुलर बताने वाली किसी पार्टी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की। गुलाम रसूल बलियावी के भड़काऊ बयान से बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे सांप्रदायिक बयान करार देते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं जेडीयू और कांग्रेस ने मामले पर संभल कर जवाब दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है जो बयान उस तरह का दे रहे हैं, वो लगता है कि सांप्रदायिक है। भाजपा और आरएसएस के लोग अलग अलग राजनीतिक दलों में बैठे हुए हैं और वो समय समय पर कम्युनल पोलराइजेशन के लिए ऊटपटांग बातें बोलते रहते हैं। देश का आम मुसलमान अब इनका असली चेहरा पहचान चुका है। आप देश के आम मुसलमान से पूछिए, क्या वो कभी चाहेगा कि उनका ये मुल्क, उनकी ये जमीन करबला का मैदान बन जाए? वो नहीं चाहते हैं। वो सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, मुल्क की खुशहाली चाहते हैं। इसलिए इन सब नेताओं के बयानों को नोटिस नहीं लेना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। राजनेता को कोई धर्म पर बोलने का, वो धर्म गुरु कोई बोलते हैं तो अच्छा है। राजनेता को विकास पर और क्षेत्र के समस्याओं पर, उस पर कोई रखने का अधिकार होता है और रखना चाहिए। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि करबला क्या है, तो आइए उस करबला को भी जान लेते हैं जिसका जिक्र करते हुए जेडीयू नेता ने शहरों को करबला बनाने की धमकी दी है। करबला इराक की राजधानी बगदाद से 88 किलोमीटर दूर एक शहर है। यहीं पर खुद को इस्लाम का खलीफा घोषित कर चुके यजीद नाम के शासक ने खून की होली खेली थी। यजीद की सेना ने हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की हत्या कर दी थी। अब आप जरूर समझ गए होंगे कि जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के करबला बना देने की धमकी का क्या मतलब है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब गुलाम रसूल बलियावी ने भड़काऊ बयान दिया हो। इसके पहले भी वो कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। गुलाम रसूल बलियावी के इस ताजा भड़काऊ बयान ने सियासत की आग में घी डालने का काम किया है। इसकी तपिश कहां तक जाती है और किस किस को झुलसाती है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेलंगाना में केसीआर की रैली में नीतीश कुमार को नहीं बुलाए जाने पर विरोधी मजे लेने में लगे हैं। पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार को जहां जाना है जाए, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछ रहा क्योंकि वे राजनीति में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं। जरूर निकलें, जिनको कोई कहीं पूछ नहीं रहा है। कहीं विपक्षियों की बैठक होती है मुख्यमंत्रियों की, तो नीतीश जी का जो स्वभाव रहा है, आज पूरा देश तो जाहिर बात है उन पर शक की नज़र से देखेगा ही, और इसीलिए खम्मम में इतनी बड़ी रैली हुई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी को गलती से भी कोई इनवाइट नहीं किया, यही बताता है कि उनकी क्या स्थिति है विरोधी दल में।
केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। पटना में जेपी की प्रतिमा के पास मौन उपवास के बाद अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार का शासनकाल सिर्फ 4 महीने का बचा है। 4 महीने से ज्यादा के एक दिन भी कुर्सी पर नहीं रहेंगे। अश्विनी चौबे ने कहा कि वे हर हाल में नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे। सुन लीजिए, ये 4 महीने का मेहमान है। 4 महीना से एक दिन भी आगे ये नहीं जा पाएगा। एक दिन भी आगे नहीं जाएगा। एक दिन भी आगे नहीं जाएगा। मैं जब तक इनको गद्दी से नहीं उतार दूंगा तब तक भारत के लोग ये सोचेंगे मैं गद्दी से उतारूंगा। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं। 4 महीना जो मैंने कहा है ये देख लेना, ये रंग कैसा लाएगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के शासनकाल पर निशाना साधा। गोपालगंज में जन सुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि 32 साल से बिहार के लोग लालू और नीतीश को वोट दिए जा रहे हैं। यहाँ के लड़के जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं। अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? 32 बरिस से लालू नीतीश लड़का जवान हो गए, लसन जवान आदमी बूढ़ा गई। रवा मानते नहीं थी तो कहता आदमी के भैया प्रशांत किशोर आई बड़न तो रउआ भैया सुधारी, हमरा से सुधारी। जैसन चीज बोअब उहे न काटब। आप खेती कीजिएगा बबूल का और आम खाइएगा, ये नहीं हो सकता है। और बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, जहां आपसी विवाद में फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मानपुर थाना क्षेत्र के अलौदिया सराय की है। गोली लगने से मुस्कान की मौत हुई, जबकि प्रेम सिंह और मुकेश सिंह घायल हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर कैंप कर रही है, लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मतलब गाली गलौज करने लगती, भी गाली दी है तो उधर से फायरिंग करने लगा चारों मिलकर। कितना राउंड लगा फायरिंग हुआ होगा? फायरिंग 10 से 20 फायरिंग हुआ है। उन लोग का यही आदतें है। जैसे पहले कुछ दिन पहले, आज से 6 महीना पहले, वो सोनी सिंह जो है वो अपना चाचा का जमीन को कब्जा कर लिया और उसमें से मिट्टी और बालू कटवाता है। कटिहार के गोविंदपुर पंचायत स्थित ब्लॉक मोड़ के पास आग लगने से 7 दुकानें जलकर राख हो गईं और इस घटना में करीब 20 लाख का नुकसान हुआ। हालांकि कैसे आग लगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और बेगूसराय में भी आग ने कहर बरपाया है। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 3 घर जलकर राख हो गए। घटना बछवारा पंचायत के वार्ड संख्या 8 की है, जहां एस्बेस्टस के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने 3 घर को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरा घर जलकर राख हो गया। इसमें लाखों के सामान भी खाक हो गए। घटना के बाद पीड़ित लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। राजधानी पटना में घरों से लेकर दुकान तक होने वाली चोरी की घटनाओं से पुलिस पहले से ही परेशान थी, लेकिन एक हैरान कर देने वाली चोरी की घटना ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी। चोरी मोबाइल टावर की हो गई। पीरबोहर थाना क्षेत्र के सब्जीबाग इलाके में मकान की छत पर लगा मोबाइल का टावर चोरी हो गया। करीब 8.5 लाख की लागत वाले मोबाइल टावर की चोरी होने से सनसनी मच गई। राजधानी पटना में तो ऐसे अमूमन चोरी की घटनाएं होती हैं, लेकिन एक बड़ी घटना हो गई है। ये पीरबोहर इलाका है, सब्जीबाग का इलाका है और यहाँ पर देखिए मोबाइल टावर मकान की छत पर लगा हुआ था। उस मोबाइल टावर के नट बोल्ट तो नजर आ रहे हैं, उसके जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो भी नजर आ रहा है, लेकिन मोबाइल टावर कहीं नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इस मामले को लेकर एक पीरबोहर थाने में केस दर्ज कराया गया है और कहा गया है कि मोबाइल टावर चोरी चली गई है। और निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाला वाकया, हैरान कर देने वाला वाकया है कि मकान की छत से भला मोबाइल की चोरी कैसे हो गई। पुलिस FIR लॉन्च कर पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है और बताया गया कि पहले ये जो मोबाइल टावर था किसी दूसरे कंपनी के नाम से था, बाद में उस कंपनी ने दूसरे कंपनी को उस मोबाइल टावर को चेंज करके मतलब बेच दिया उसको, और उसके बाद ये मोबाइल टावर चोरी चली गई। अब इसमें FIR लॉन्च किया गया है, पुलिस अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान में क्या बातें सामने आती है इस पे देखना होगा, लेकिन दिलचस्प मामला ये है इसलिए कि ये पटना में पहला वाकया नहीं है। इसके पहले भी गर्दनी बाग में राजपूताना इलाके में मोबाइल टावर चोरी चली गई थी और पुलिस अनुसंधान में आज तक यह नहीं पता लगा पाई कि चोरी करने वाले कौन थे। यहाँ भी बताया जा रहा है
कि मोबाइल के मेंटेनेंस के नाम पे कुछ लोग पहुंचे थे और उन्होंने 4 घंटे में पूरे मोबाइल टावर को ही खोल लिया और उसको अपने साथ लेते गए। देखिए, टावर वाले से तो हम लोग सबसे पहले परेशान हैं। इतना परेशान है कि मेरा 4-5 सालों से किराया नहीं मिला। लास्ट में जब हम लोग जो अधिकारी आते थे, हमेशा आते रहते, तो हम लोग पूछते थे कि भाई क्या हुआ, पैसे का होगा करते करते हम लोग इतना थक गए। फिर हम लोगों ने सोचा अब हमको पैसे ही नहीं चाहिए। सिंपल सी बात नहीं, जिस दिन वो खोल कर ले गए उस दिन कॉन्टेक्ट नहीं। देखिए, वो हम लोग यहाँ पे रहते बहुत कम है ना। अब जाहिर सी बात है, मर्द आदमी है तो वो काम से बाहर जा रहा है, ठीक है। अब मेरा घर पैक रहता है, अब लेडीज लोग, उन लोग को कोई मसला नहीं है। तो कभी भी कोई आते थे तो हम लोग घर में हैं तो टावर वाले लोग सीधा चढ़ जाते थे ऊपर, चले आए। कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ पता भी नहीं है। काफ़ी पहले का था, वर्ष 2017 में एयरसेल कंपनी जो है रैप अप करके चली गई। जिनके घर में टावर लगा था उनको जानकारी नहीं है जब ये टावर खोला गया? नहीं, वो जिस आदमी, कंपनी डायरेक्ट तो आती नहीं है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जो अमित कुमार नाम का बंदा था, उस रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने कंसल्ट किया था, बुला के बताया कि पैसा आप लोग दे नहीं रहे हैं तो अपना पैसा आप वो गिव अप करने के लिए तैयार हुए। कम से कम उनका छत वो खाली करने का आग्रह कर रहे थे। उसी क्रम में सामान हटना शुरू हुआ था और टावर भी हटा था। पहले चरण का सामान डिटेल वालों का कहना है कि उन लोगों के पास है, परंतु दूसरे क्रम में जो टावर हटा है वो उन लोगों के पास नहीं है। और जातीय गणना पर सुनवाई से जुड़ी हुई खबर आ रही है, जहां कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। जातीय गणना पर कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर है 3 याचिकाएं और याचिका में नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग की गई है। जातीय जनगणना असंवैधानिक है, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इस बात को कहा है। सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर। सुशील, कल सुनवाई होनी है और पहले ही ये डिक्लेयर है कि भाई याचिकाकर्ता ने कहा है कि आप नोटिफिकेशन रद्द करें। क्या इसमें कारण बताए जा सकते हैं और कल की सुनवाई में क्या होना है? जी देखिए, साफ तौर से ये अपने आप में एक बड़ा कहीं ना कहीं मामला है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। जातीय जनगणना बिहार सरकार का जो 6 जून का नोटिफिकेशन था उसको रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें साफ तौर से मांग किया गया है कि जातिगत जनगणना राज्य सरकार का अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरीके से जातिगत जनगणना करे। अगर राज्य सरकार इस तरह की चीजें करती है तो वो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है और जातियों के आधार पर बिहार में जो जनगणना बिहार सरकार करवा रही है वो इसलिए भी असंवैधानिक है क्योंकि जातियों का जनगणना बिना केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर नहीं किया जा सकता है और राज्य अपने विवेक के अनुसार इस प्रकार की जनगणना को मान्यता नहीं दे सकता है। तो जिस तरह संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ अगर सरकार के द्वारा इस प्रकार के नोटिफिकेशन पर रोक नहीं लगाया जाएगा तो आने वाले दिनों में बिहार की स्थिति बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर बेतिया के नरकटियागंज से, जहां नरकटियागंज गौनाहा रेलखंड पर कल होने वाले ट्रायल और CSR इंस्पेक्शन से पहले हादसा हो गया। नरकटियागंज गौनाहा रेलखंड को बड़ी लाइन में बदलने का काम अमोलवा स्टेशन तक पूरा हो चुका है, जिसका कल ट्रायल होना था, लेकिन उससे पहले पकड़ी ढाला गेट नंबर 2C के पास रेलवे फाटक खुला रहने के कारण इलेक्ट्रिक टावर वैगन ने एक कार और गन्ना लदे एक गाड़ी को टक्कर मार दी। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे से रेलवे की बड़ी लापरवाही उजागर हुई, जिसे लेकर जांच शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी में लोहे की पाइप लदे पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें एक महिला पुलिस सिपाही को गंभीर चोट आई है। घटना भटंडी के पास NH28 की है, जहां पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी में पिकअप वैन ने टक्कर मारी थी। हम लोग की गाड़ी एक केस में जा रही थी अभी, तो ये पिकअप जिसपे ये पाइप लदा हुआ था वो पीछे से आया है, ठोक दिया है। पिकअप वाला भाग गया है। पिकअप अभी यहाँ पे है, इसको हम लोग थाना पे ले जाएंगे। दरभंगा के मशहूर डॉक्टर मृदुल शुक्ला और पत्नी डॉक्टर गुंजन शुक्ला के ठिकानों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। इनकम टैक्स की टीम इनके 2 हॉस्पिटल और एक दलान रिसोर्ट में छापेमारी की। मिली जानकारी के मुताबिक दरभंगा के दिग्गे स्थित IB स्मृति आरोग्य सदन हॉस्पिटल और दलान रिसोर्ट पर छापेमारी हुई है। आयकर विभाग की कार्रवाई में क्या कुछ मिला, इसका खुलासा नहीं हो पाया है।
भागलपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप की 34,250 बोतल के साथ अफीम से बनने वाली प्रतिबंधित नशीली गोली की 1,63,200 टैबलेट बरामद की है। जब्त प्रतिबंधित दवा की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है और इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ततारपुर थाना क्षेत्र के कस्बा गोलाघाट में छापेमारी कर कुख्यात अपराधी पप्पू सोनार और उसके शागिर्द पप्पू मिश्रा को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 30 कार्टन प्रतिबंधित दवा बरामद की गई। मैं नशे का कारोबार करता था और जो दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं, H1 शेड्यूल में आती हैं, उनका बड़े पैमाने पर भंडारण और उसका वितरण भागलपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी इनके द्वारा माल सप्लाई किया जाता था और ऐसे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कुल 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। यह ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से अनवरत चल रहा था। वैश्विक संगठन G20 की बैठक को लेकर बिहार में भी तैयारियां चल रही हैं। 6 और 7 मार्च को लगभग 70 विदेशी प्रतिनिधि पटना आएंगे। इसे लेकर पटना में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पटना का होटल मौर्य 3 दिन के लिए पूरी तरह से बुक हो गया है। होटल के सभी 70 कमरे और हॉल की बुकिंग हो गई है और बैठक को लेकर होटल के अभी 77 कमरे बुक कर दिए गए हैं। जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। G20 की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक से कई नए आयाम मिलेंगे और इस बैठक को वैश्विक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में इस बैठक को लेकर के बिहार भी तैयार है। 6 और 7 को विदेशी जो प्रतिनिधि हैं वो बिहार भी आएंगे। बिहार में तमाम तैयारियां भी उसके मद्देनजर की जा रही है। हालांकि जो विदेशी प्रतिनिधि होंगे गया, राजगीर और तमाम जगहों पर जो बिहार की विरासत है उसे देखेंगे भी, लेकिन वो सबसे पहले पटना आएंगे। पटना के होटल मौर्या में वो रुकने भी वाले हैं और इसके मद्देनजर होटल मौर्या में क्या कुछ तैयारी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ हैं। सर, G20 की बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, इस बिहार के लिए बहुत प्रेसिस की बात है कि बिहार होस्ट कर रहा है G20 और उसमें होटल मौर्या। हमारे यहाँ सब रूम उन लोग के G20 के लिए ब्लॉक कर दिए हैं एंड 5th to 7th मार्च और हॉल भी रखे हुए हैं। वही प्रिलिमिनरी हम लोग बहुत पहले ही बुकिंग कर चुके थे, उसके बाद में और कोई बुकिंग नहीं ले रहे हैं, उन लोग के लिए रखे हुए हैं। सोनपुर में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वन पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव एक वैवाहिक समारोह में शामिल हुए। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर आयोजित समारोह में दोनों भाई शामिल हुए। इस दौरान दोनों भाइयों ने समारोह का खूब आनंद लिया। मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की आज सगाई हुई। सगाई समारोह मुंबई में मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया में हुई। अनंत और राधिका की सगाई गोल्धन रस्म के साथ हुई है। गोल्धन एक गुजराती परंपरा है। सगाई समारोह में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए। कपल का रोका 29 दिसंबर को राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में हुआ था। अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन
फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखिए